बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है, मेजरमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के जो मेन प्रोसीजर्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि उन मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स जो हैं हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले डिटेक्शन एंड मेजरमेंट के मेथड जो मैं आई थिंक मैंने पहले भी बताए थे। इलेक्ट्रोमीटर है, आयोनाइजेशन चैम्बर है, गीगर मूलर है, उसमें सेंटिलेशन मेथड है, क्लाउड चैम्बर है, बबल चैम्बर है, फोटो ग्राफिक इमल्शन है। तो आयोनाइजेशन चैम्बर तो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन अभी नेक्स्ट गीगर मूलर काउंटर हम पढ़ेंगे तो वो इसी आयोनाइजेशन चैम्बर के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। तो उसकी हम डिटेल देखेंगे। थोड़ा सा आयोनाइजेशन चैम्बर के बारे में भी मैं बता देता हूँ। आयोनाइजेशन चैम्बर बेसिकली इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इसके अंदर हम कोई ऐसी गैस या किसी कंपाउंड के वेपर्स लेते हैं, उनके ऊपर आके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यानी कि रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से पैदा होने वाली रेडिएशंस जो हैं, जब उन गैशियस सैंपल के साथ स्ट्राइक करती हैं तो उन्हें आयोनाइज कर देती हैं। तो आयोनाइजेशन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन एनी ट्यूब, उसकी आयोनाइजेशन के नतीजे में पॉजिटिव पार्टिकल यानी कि न्यूक्लियाई, पॉजिटिव आयंस पैदा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे। ये दोनों चीजों को हम एनोड और कैथोड पर एक्सेप्ट करेंगे, और एनोड और कैथोड के ऊपर जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जाके टकराएंगे, इनसे एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा। उस वोल्टेज डिफरेंस को हम डिटेक्ट कर लेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है आयोनाइजेशन चैम्बर का भी, और नेक्स्ट जो हम गीगर मूलर काउंटर पढ़ने लगे हैं उसका भी। तो ionization chamber is based on the principle that the charged particle motion produce ionization in a gas। कि चार्ज पार्टिकल्स की मोशन यानी कि जो रेडिएशंस आ रही हैं, वो जो गैस उस ट्यूब के अंदर फिल है, वो रेडिएशन उसको आयोनाइज कर देंगी। तो आयोनाइजेशन वेरीज विद द नेचर एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आयोनाइजेशन कितनी ज्यादा होनी है, ये डिपेंड करती है कि जो रेडिएशंस आ रही हैं उनकी नेचर क्या है, उनकी वेलोसिटी क्या है। बाय एस्टिमेशन द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, और इस तरह से जो आयंस पैदा होंगे उस उन रेडिएशंस की आयोनाइजेशन करने की वजह से, उस गैस की आयोनाइजेशन जो ट्यूब के अंदर हमने फिल की हुई है, तो नंबर ऑफ आयंस की मदद से वन कैन कैलकुलेट द नेचर एंड एनर्जी ऑफ आयोनाइजिंग द पार्टिकल। हम जो पार्टिकल, जो रेडिएशन उनको आयोनाइज कर रही है, उनकी तादाद और उनकी इंटेंसिटी, उनकी नेचर वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तो आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं ये दो टाइप के हैं, नॉन इंटीग्रेटिंग टाइप और पल्स टाइप, या इंटीग्रेटिंग टाइप और करंट मेजरिंग टाइप। पल्स टाइप क्या है? इन सच चैम्बर्स ईच, ये मैं मार्कर से जरा प्रोमिनेंट करता जाऊं, इन सच चैम्बर्स ईच आयोनाइजिंग पार्टिकल इज रिकॉर्डेड सेपरेटली। इसमें पल्स टाइप में क्या होता है, हर जो आयोनाइज करने वाले पार्टिकल्स हैं यानी रेडिएशंस हैं, उनको अलग-अलग स्टडी किया जाता है। और दूसरा जो करंट मेजरिंग टाइप है, इसमें करंट पल्स आर नॉट सेपरेटेड, रादर दे आर एबल टू कंबाइन इन स्टेडी फ्लो ऑफ द करंट। इनमें सारे जो आयंस हैं, जो आयोनाइज करने वाली रेडिएशंस हैं, उनसे पैदा होने वाला जो इफेक्ट है, उनको कंबाइन करके एक फ्लो ऑफ करंट की शक्ल में स्टडी किया जाता है। यानी कि पहला पल्स टाइप है, यानी कि बारी बारी उसके ऊपर आकर रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी अलग अलग से। तो हर पार्टिकल जो रेडिएशन का है वो अलग अलग से मेजर होगा, उसकी इंटेंसिटी, उससे पैदा होने वाला करंट अलग अलग स्टडी होगा। और दूसरा जो तरीका है जिसे हम इंटीग्रेटिंग टाइप या करंट मेजरिंग टाइप कहते हैं, इसमें जो करंट स्टडी करेंगे हम, जो रेडिएशंस आके करंट प्रोड्यूस करेंगी, वो एक स्ट्रीम की शक्ल में, स्टेडी फ्लो की शक्ल में मेजर किया जाएगा। ये आयोनाइजेशन चैम्बर है। इसकी चूंकि डायग्राम नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिटेल के साथ तो स्टडी नहीं कर सकते। तो डिटेल के साथ जो स्टडी करते हैं, जो इसी आयोनाइजेशन चैम्बर के बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है, उसका नाम है
गीगर मूलर काउंटर। तो ये है गीगर मूलर काउंटर की डायग्राम आपके सामने है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा गूगल उसमें यूट्यूब पे बड़े अच्छे लेक्चर्स गीगर मूलर काउंटर को एक्सप्लेन करने के लिए पड़े हुए हैं। बेसिकली ये डायग्राम जो बनी हुई है इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि डायग्राम में आगे यहाँ पे भी एक पार्ट बना होना चाहिए। यहाँ जो रेजिस्टेंस आ रही है करंट की, उसको एक ग्राफ की शक्ल में शो किया जाता है। मैं वो आपको बता देता हूँ। सॉरी, जो रेजिस्टेंस जहां यहाँ जो चेंज आता है ना, उसको आगे एक ग्राफ की शक्ल में शो करता है रिकॉर्डर। इस तरह एक पीक सी बनती है ऐसे। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं बना हुआ, वो मैंने बना दिया है। तो कहते हैं गीगर मूलर काउंटर क्या है, ये आयनाइजेशन चैम्बर से ही इवॉल्व हुआ है। इट इज वेरी एफिशिएंट एंड एक्यूरेट डिवाइस फॉर काउंटिंग द इंडिविजुअल पार्टिकल। इससे हम इनफरादी पार्टिकल्स, पार्टिकल का जिक्र जब आता है तो इसका मतलब है हम जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं उनको स्टडी करना चाह रहे हैं ना, उनको काउंट करना चाह रहे हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव पार्टिकल से क्या पैदा होती हैं, रेडिएशंस। तो रेडिएशंस के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, तो उनके अंदर फोटॉन्स होते हैं। तो हम उनको कैलकुलेट करेंगे गीगर मोलर काउंटर की मदद से कि कौन सी रेडिएशंस जो हैं वो गीगर मोलर काउंटर में आ रही हैं, अल्ट्रा वायलेट हैं, विजिबल हैं, इंफ्रारेड हैं, गैमा रेज हैं, वो सारी। बिकॉज द डिटेक्टिंग पोर्शन इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब। गीगर मूलर काउंटर का जो पार्ट डिटेक्शन के लिए यूज होगा वो एक ट्यूब पर मुश्तमिल है, जिसे हम जीएम ट्यूब कहते हैं, यानी कि जिसे हम गीगर मूलर ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब आपके सामने नजर आ रही है, ये गीगर मूलर ट्यूब है। इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं ये कैसे बना हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन मैं पढ़ के भी बता सकता हूँ, मुख्तसर सा इस डायग्राम से भी आपको बता देता हूँ। पढ़ के फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, चले मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसमें बिल्कुल सेंटर के अंदर ये एक ट्यूब जा रही है, उसने बहुत ज्यादा बारीक बनाई हुई है, थोड़ी मोटी होनी चाहिए। ये एक ट्यूब जा रही है, ये टंगस्टन की बनी हुई है। इसको बैटरी के पॉजिटिव साइड पे कनेक्ट किया गया है। ये देखिए यहां से जाते जाते ये रेजिस्टेंस में से गुजरने के बाद ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की गई है। दिस इज एनोड, ये टंगस्टन का बना हुआ एनोड है। और दूसरी तरफ इस ट्यूब की जो आउटर वॉल है ये किसी मेटल की बनी होती है, आमतौर पर कॉपर मेटल की यूज की जाती है। ये वाली, ये सारी वॉल जो है इसकी आउटर वॉल इस ट्यूब की, ये कॉपर मेटल की बनी हुई है। और ये जो आउटर वॉल है ये कनेक्ट की गई है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहां जुड़ी हुई है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये आउटर वॉल ऑफ दिस ट्यूब जो है ये कैथोड है, कॉपर का बना हुआ कैथोड है। ठीक है, यहां पर उसने ग्लास लिखा हुआ है, ग्लास, लेकिन एक्चुअली ग्लास तो नहीं कैथोड या एनोड के तौर पर यूज किया जा सकता। तो ये ग्लास नहीं, इसे कॉपर की है। हाँ ये हो सकता है, आउटर साइड से ये ग्लास का है और इंटरनली एक लेयर इसमें मेटालिक लेयर चल रही है कॉपर की इसके अंदर वाली साइड पे। लेकिन बहरहाल ये कॉपर की ये कोई मेटल होनी चाहिए जिसको हम एज ए कैथोड यूज करेंगे। हाँ, यहाँ पे उसने थोड़ा ना ये देखें शो भी किया हुआ है, ये बाहर से ग्लास है और इंटरनली नजर आ रहा है। ये देखिए, ये बाहर से ग्लास चल रहा है, अंदर से ये एक लेयर उसने शो करने के लिए ना इसको थोड़ा ऐसे बाहर निकाला हुआ है। ये अंदर इसके ऐसे एक लेयर चल रही है, ये मेटल की है, ये मेटालिक लेयर है, ये कॉपर है, अमूमन कॉपर यूज होता है। तो ये कैथोड है ऐसे, ये वाला, सॉरी, ये। और इसकी बैक साइड पे जो है वो ग्लास ही होगा, लेकिन ये कॉपर का बना हुआ कैथोड इसमें हम यूज करेंगे। तो एनोड भी हो गया, कैथोड भी हो गया। और इसमें फिल क्या किया गया, इस ट्यूब के अंदर जो चीज फिल की गई है इसमें एक मिक्सचर फिल किया गया है। 90% आर्गन गैस है जो कि एक इनर्ट गैस है, और 10% एथेनॉल, यानी कि कोई सा अल्कोहल यूज कर सकते हैं। 10% एथेनॉल, एथेनॉल के वेपर्स हैं गैशियस फॉर्म में,
और 90% आर्गान है। इन दोनों के मिक्सचर को हमने इस ट्यूब के अंदर फिल कर रखा है। ये इसका स्ट्रक्चर है। और यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनोड को एक रेजिस्टेंस में से गुजार के बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है और कैथोड को डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। अभी हम देखेंगे इसका बेनिफिट क्या है, नोड के साथ क्यों कनेक्ट किया गया है। अब मैं रीड करता हूं नीचे से इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के बाद। जीएम काउंटर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए फाइन टंगस्टन वायर माउंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। ट्यूब के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक टंगस्टन की बनी हुई ट्यूब होती है, वायर होती है, जो कि एनोड के तौर पर यूज की जाएगी। दिस ट्यूब कंटेन ए गैशियस मिक्सचर। कहता है इस ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, गैशियस मिक्सचर है जिसमें 90% आर्गान है, 10% इथाइल अल्कोहल है। ट्यूब में बी मेड अप ऑफ द मेटल सच एज द कॉपर। कहता है ट्यूब बाहर वाली साइड से, यानी कि ये जो आउटर लेयर, ये कॉपर की बनी हुई है। मेटल सिलेंडर में बी सपोर्टेड इन साइड ए ग्लास। और यानी कि मेटल की ट्यूब जो कॉपर की है, ये ग्लास के अंदर पड़ी हुई है। A direct current potential, ADC, direct current potential of about 1000 volt is applied between the cylinder and the wire। यानी कि वायर जो एनोड है और जो आउटर सिलेंडर जो कि कैथोड है कॉपर का, इन दोनों के दरमियान 1000 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया गया है बैटरी की मदद से। The value of voltage is adjusted to be somewhat below the breakdown potential। कहते हैं जो वैल्यू होती है वोल्टेज की, हम एडजस्ट कर सकते हैं बिलो द ब्रेकडाउन पोटेंशियल। ब्रेकडाउन पोटेंशियल से नीचे नीचे, यानी कि बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने से आगे होता है, मेटल्स मेल्ट भी हो सकती हैं। तो हम करंट इतना एडजस्ट करते हैं कि मेटल्स जो हैं कॉपर या टंगस्टन, इनमें से जब करंट फ्लो करे तो ये मेल्ट आउट ना हो, ये फ्यूज ना हो। तो इसलिए इसको ब्रेक डाउन पोटेंशियल कहते हैं, जिस पर मेटल्स फ्यूज हो जाएं। तो ब्रेक डाउन पोटेंशियल से नीचे नीचे हम करंट एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अब आयोनाइजिंग पार्टिकल पासिस थ्रू ए ट्यूब। अब पता क्या होगा, अब बेसिकली जो इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद इसका फंक्शन है कि किस तरह से हम रेडिएशन इसमें डिटेक्ट करेंगे, तो उसका तरीकाकार ये है कि यहां से, मसलन यहां से ये कोई रेडिएशन आ रही है, वो रेडिएशन इस ग्लास ट्यूब को पास करके इस ग्लास ट्यूब में एंटर होती हैं। अब यहां आप ये सोच सकते हैं कि ये तो कॉपर है बाहर वाली साइड पे, तो ये अंदर कैसे दाखिल होंगी। तो जहां से रेडिएशन एंटर होंगी उस पार्ट के अंदर कॉपर का कैथोड नहीं है, सिर्फ ग्लास है। ग्लास में से रेडिएशन गुजर कर एंटर हो जाएंगी इस ट्यूब के अंदर, जहां 90% आर्गान और 10% इथाइल अल्कोहल है। ये जब रेडिएशंस जिनको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जब ये इस ट्यूब के अंदर एंटर होंगी तो इसके अंदर आकर वो 90% जो आर्गान हमने फिल किया हुआ है उसके एटम्स को, मॉलिक्यूल कह लें या एटम्स कह लें, क्योंकि आर्गान जो है मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल गैस है। तो इसके मॉलिक्यूल को वो आयोनाइज कर देंगी, यानी कि रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को पुश आउट करके, पुल आउट करके बाहर निकाल देंगी इन्हें। ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इनके शेल से बाहर निकलेंगे तो हमारे पास एक मिक्सचर आ जाएगा जिसमें न्यूक्लियाई भी होंगे, यानी कि पॉजिटिव आयंस भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इलेक्ट्रॉन पैदा होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे वो आगे फिर मजीद एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ आर्गन को टकराएंगे और आयोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी कि आयोनाइजेशन का ये जो प्रोसेस है ये एक चेन की शक्ल में कंटिन्यू हो जाएगा और बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते चले जाएंगे। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो बहुत से पैदा होंगे आयोनाइजेशन की वजह से, वो सेंटर वाले इस आर्गन की वायर के साथ टकराना शुरू हो जाएंगे। और जो पॉजिटिव आयंस जनरेट होंगे वो पॉजिटिव आयन कैथोड पर टकराना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से दोनों जो एनोड और कैथोड हैं ये डिफरेंस ऑफ करंट फील करेंगे। ठीक है। चार्ज पार्टिकल जब एनोड कैथोड पर जाएंगे
तो वहां पर जब इलेक्ट्रॉन इस टंगस्टन पर टकराएंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन इस टंगस्टन वायर में जब मूव करेंगे और मूव करते हुए यहां से इस रेजिस्टेंस में से गुजरेंगे, तो जब ये रेजिस्टेंस में से गुजरेंगे वो रेजिस्टेंस फील करेगा बाहर पड़ा हुआ रिकॉर्डर, और वो रिकॉर्डर इस रेजिस्टेंस को, यानी कि ये जो करंट इस रेजिस्टेंस में से मूव कर रहे हैं, उसको एक पल्स की शक्ल में ऐसे शो करेगा, एक वेव की शक्ल में शो करेगा, जो रिकॉर्डर है इस रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ है। और वो इलेक्ट्रॉन इस रेजिस्टेंस से गुजर कर यहाँ बैटरी के अंदर आएंगे, और बैटरी के फिर कैथोड पर जाएंगे, और कैथोड से निकलकर फिर यहाँ बहुत से पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो चुके थे। जो पॉजिटिव आयन थे, जाहिर है उन्होंने कैथोड पर आना था, यहाँ बहुत से पॉजिटिव आयन इकट्ठे हो गए थे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और इस तरह ये साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इसी साइक्लिक प्रोसेस के कंप्लीट होते होते यहाँ रेजिस्टेंस में जो करंट फील होगा, उस करंट को हम रिकॉर्डर की मदद से इस तरह पीक्स की शक्ल में, बीम्स की शक्ल में, पीक्स की शक्ल में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इस तरह हम एक कह लें कि हम ग्राफ बनाते चले जाएंगे, तो ये ग्राफ बनता जाएगा इसमें। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी बुनियाद पर गीगर काउंटर वर्क कर रहा है। बाकी आप रीड कीजिएगा, इसमें कोई चीज मजीद हुई तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इस बुनियाद पर ये गीगर मूलर काउंटर वर्क कर रहा है। बाकी थ्योरेटिकल डिटेल है वो आप खुद देख लें। तो डिटेक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है। अगर मुझे कोई और इम्पोर्टेंट मजीद लगा तो वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन गीगर मूलर काउंटर को आपने डिटेक्शन के लिए याद करना है। डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी के लिए।